डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा गणित शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस चर्चा में हम कक्षा 5 गणित विषय पर चर्चा करेंगे। आइए आप चर्चा करते हैं कक्षा 5 विषय गणित में। हम अध्याय 1 मछली उछली। तो आज की इस कक्षा के हमारे चर्चा बिंदु रहेंगे आकृतियों की पुनरावृत्ति। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आकृतियों के बारे में पढ़ा था, 2D शेप्स के बारे में पढ़ा था, तो उनकी हम एक बार पुनरावृत्ति करेंगे जिससे कि हमको रिमाइंड हो जाए चीजें। दूसरा, आकृतियों की सहायता से डिजाइन बनाना, मतलब जो आकृतियां हमने पहले प्रयोग की थी उसके अलावा हम कुछ आज और आकृतियों का प्रयोग करेंगे और उनकी सहायता से कुछ मछली के नए डिजाइन्स बनाना सीखेंगे। तीसरा, गुणा एवं भाग की अवधारणा का नियमित जीवन में प्रयोग, मतलब जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें गुणा भाग कैसा हम यूज करते हैं, कहां पर हमको गुणा की अवधारणा को यूज करना है, कहां पर हमको भाग की अवधारणा का प्रयोग करना है, वो हम आज सीखेंगे इस कक्षा में। अब देखिए, पिछली कक्षा में हमने कुछ आकृतियां पढ़ी थी, कुछ हमने 2D शेप्स पढ़े थे, तो एक एक करके हम उनको एक बार याद कर लेते हैं, उनको रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने त्रिभुज। त्रिभुज की देखिए कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो एक इस आकृति के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था, इसकी भी क्या है, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर हैं, ये और ये 2 भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो ये जो आकृति है, इस आकृति को हम कहते हैं आयत। तीसरी जो आकृति हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी वो है हमारा वर्ग। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग और आयत में सिर्फ एक यही जो फर्क है, वो ये फर्क होता है कि इन दोनों आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, जबकि जो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये जो 2 आकृतियां हैं, इन 2 आकृतियों में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि इसकी आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उनकी माप क्या है, एक जैसी है। अब देखिए, अब हमने एक चौथी आकृति पढ़ी थी, उसका नाम है पंचभुज। इसकी कितनी भुजाएं हैं, 3, 4 और 5। तो इस आकृति को हम कहते हैं पंचभुज। आपके आसपास जहां पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर से आप इस कक्षा को देख रहे हैं, आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो आप उनको मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि इनमें से कौन कौन सी आकृतियां आपके आसपास हैं, या इन जैसी कोई आकृतियां। जैसे अगर हम आयत की बात करें तो आयत जैसी क्या होती है, हम जब किचन में जाते हैं तो वहां पर माचिस रखी हुई होती है, तो माचिस का जो आकार है वो क्या होता है, आयत के जैसे होता है। वैसे ही वर्ग के जैसे कोई आकृति हो सकती है, वैसे त्रिभुज के जैसे कोई आकृति हो सकती है, पंचभुज के जैसे कोई आकृति हो सकती है। तो आप अपने आसपास जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर से आप देखते रहें कि कौन कौन सी चीजें इनसे मिलती जुलती हैं। अब देखिए, अब एक हमारे पास ये आकृति क्या है, ये क्या है, षटभुज। इसकी कितनी भुजाएं हैं, 6। तो 6 भुजाओं के कारण हम इसको क्या कहते हैं, षटभुज। जब आपने पिछली कक्षाओं में जब आप छोटे रहे होंगे तब आपने अ आ इ पढ़ा होगा, तो अ में जब आपने ये 100 पढ़ा होगा तो 100 से आपने क्या पढ़ा होगा वहां पे, षटभुज। तो वही ये षटभुज है जिसकी 6 भुजाएं हैं। इसके अलावा एक आकृति हमने और पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं वृत्त। वृत्त की कोई भी भुजाएं नहीं होती हैं। वृत्त जैसे हमारे पास आसपास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चूड़ी होती है, और जैसे कोई डिब्बा है उसका ढक्कन है वो वृत्त जैसा है। कई सारे आसपास हमारे ऐसे सामान हैं जो कि वृत्त जैसे होते हैं। जैसे बॉल है, बॉल को हम वृत्त नहीं कहते, बॉल को हम देखने के लिए वो वृत्त जैसा ही होता है, लेकिन जो बॉल होती है बॉल को हम क्या कहते हैं, गोला। गोला एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। गोला होता है क्या, 3 डायमेंशनल शेप, जिसकी की क्या होती है, जिसको कि हम पकड़ सकते हैं। वैसे वृत्त है, वृत्त एक कैसा शेप होता है, वृत्त ये 2D शेप होता है। तो ये आकृतियां हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी हैं और ये आकृतियां आपको याद होनी चाहिए। पिछली कक्षा में हमने यहां पर क्या लिया था, हमने 2 आकृतियां ली थी। हमने लिया था एक वर्ग और एक लिया था हमने त्रिभुज, और उनकी सहायता से हमने एक मछली की आकृति को बनाने की कोशिश की थी। तो अब देखिए, यहां पर हमने सिर्फ एक वर्ग और त्रिभुज की सहायता से एक मछली का आकार बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि हमने कितने त्रिभुज यूज किए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 त्रिभुज हमने यहां पर प्रयोग किए हैं, और उसके अलावा हमने 2 वर्ग यूज किए हैं, और उनको मिलाकर हमने क्या कर लिया है, एक मछली की आकृति को बनाया है। अब देखिए, क्या निम्नलिखित आकृतियों की सहायता से मछली की आकृति बनाई जा सकती है। अब देखिए, पिछली कक्षा में भी हमने कुछ आकृतियों की बात की थी, आज भी हमने कुछ आकृतियों की बात की है, और आज हमने इन आकृतियों में कुछ और आकृतियां ऐड कर दी हैं। अब तो कौन कौन सी वो आकृतियां हैं जो हमने आज ऐड की हैं, वो है एक ये, इसको बोलते हैं ओवल। एक तो होता है सर्कल,
ये है आपका सर्कल जिसको हम वृत्त बोलते हैं, और एक है ओवल, इसको अंडा भी आप बोल सकते हैं, ये अंडे के जैसा एक शेप है। तो एक हमने एक नया शेप लिया है, एक नई आकृति लिखी है। अब देखिए हमने ये लिया है एक अर्धचंद्रमा, वैसे हमने एक कोन के टाइप का, जैसे आपकी जो आइसक्रीम होती है आइसक्रीम के जैसे हमने एक शेप लिया है, और एक शेप हमने ये लिया है। अब आज हमको जो काम करना है वो हमको ये काम करना है, और एक हमने यहाँ पर आयत लिया, इसको भी हम आयत ही कहेंगे, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको वर्ग नहीं बोल सकते, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आयत। एक हमने लिया है इसके ऊपर एक त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक है। तो अब आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितनी आकृतियां दिखाई गई हैं, इन आकृतियों की सहायता से हम क्या करेंगे, एक मछली की आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। आप अपने से कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास घर में जो ये सारा सामान हो, ये सारा सामान आप कागज से काट के रख लें और उससे काट के बनाने की कोशिश करें। काट के बनाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे बहुत आसान रहेगा डिजाइन को बनाना। नहीं तो अगर हम नोटबुक में बनाएंगे तो नोटबुक में क्या होता है, बार बार चीजों को हमको मिटाना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास ये सारा सामान कागज के रूप में कटा हुआ रखा हो, और आप उसको एक दूसरे के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, अब हम मछली की आकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक ओवल। ओवल हमने पहले लिया था, तो वही ओवल हमने यहां पर लिया है। अब ओवल के पीछे हमने क्या कर लिया है, एक ट्रायंगल को या त्रिभुज को उसके पीछे से चिपका दिया है। आप भी ऐसी कोशिश कीजिए। अब देखिए, एक अर्धचंद्रमा हमने इसके ऊपर यहां पर जोड़ दिया है, एक अर्धचंद्रमा हमने इसके नीचे से जोड़ दिया है, और ये हमारी मछली क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो ये मछली जैसा शेप है। इसके अलावा भी आप कोशिश कर सकते हैं कि जितनी भी पीछे जो आकृतियां हमने देखी हैं, उन आकृतियों को आप जोड़ के तोड़ के, कितने आप एक से ज्यादा भी कोई भी शेप्स यूज कर सकते हैं, और उनकी मदद से भी आप मछली का आकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक मछली और बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक शेप हमने ये लिया था, पंखे जैसा ये शेप है, तो ये शेप हमने यहां पर आगे से जोड़ लिया है, और पीछे से हमने एक ट्रायंगल इसमें जोड़ लिया है। तो ये भी एक मछली जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी आप कितनी प्रकार की मछलियां, जितनी भी प्रकार की मछलियां आपने देखी हैं, चाहे वो आपने टीवी में देखी हैं, आपने किसी बुक में देखी हैं, या आपने अपनी रोजमर्रा में, जैसे अपने पानी में भी हो सकता है कि आपने असली जो मछलियां होती हैं वो देखी होंगी, तो उन मछलियों की तरह आप शेप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, यहां पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र क्या है, कुछ जानवरों के हैं, जो कि कहां होते हैं, समुद्र में। समुद्र क्या है, समुद्र बहुत बड़ी एक ऐसी जगह है जहां पर कि बहुत ही चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी होता है। तो समुद्र में ये सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसमें से एक है लॉबस्टर, ठीक है। तो ये सब आपको लर्न भी करने हैं। ये है लॉबस्टर, इसको कहते हैं लॉबस्टर। ये खाने के भी काम आता है, कई सारे देशों में इसको खाया भी जाता है। इसी की तरह एक और ये मछली है, ये देखिए मछलियों का प्रकार है, तो इसको हम बोलते हैं लाल स्नैपर, ठीक है। तो ये सारी मछलियां कहां पाई जाती है, गहरे समुद्र में पाई जाती हैं। एक है देखिए सीपी। सीपी का हमारे घरों में क्या होता है, कुछ कुछ सामान भी बना हुआ होता है, जो कि हम शोकेसिंग के काम आता है। अब देखिए, एक ये जानवर है, ये कौन सा जानवर है, इसको हम कहते हैं ऑक्टोपस। इसकी क्या होती हैं, 8 भुजाएं हैं इसकी। तो और ये बहुत ही क्या होता है, खतरनाक जानवर है। उसके अलावा एक हमारे पास मछली का एक और प्रकार है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जेली फिश या जेली मछली। एक और मछली है, इसको हम कहते हैं झींगा मछली। इसके अलावा भी आपने हो सकता है कि टीवी में या किसी और बुक में, या अपने बड़े भैया बहन की बुक में आपने हो सकता है कि इसके अलावा और भी जानवर देखे होंगे जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। उनको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि वो और कौन कौन से जानवर है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। अब देखिए, आप में से किस किस ने समुद्र देखा है। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आप में से किस किस ने समुद्र देखा है। हो सकता है कि आप में से किसी ने समुद्र देखा होगा, हो सकता है किसी ने नहीं देखा होगा। तो जिसने समुद्र देखा होगा वो अपनी नोटबुक में हाँ लिखेंगे, जिसने नहीं देखा होगा वो नहीं लिखेंगे। अब देखिए, उसमें भी एक कंडीशन है कि अब आपने इसे कहां देखा है। अब समुद्र तो ठीक है, हमने देखा है, नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि हमने देखा है, लेकिन इसे कहां देखा है। क्या आपने इसे सचमुच में देखा है या टीवी में देखा है। तो आपने जहां पर भी देखा है, हो सकता है आपने किसी मूवी में देखा हो सकता है आपने किसी सीरियल में देखा हो सकता है आपने बुक में ही देखा हो। तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि आपने इसे कहां देखा है, सचमुच में देखा है या टीवी में देखा है या किताब में देखा है, कहां पर आपने इसको देखा है।
अब आपके विचार से समुद्र कितना गहरा होगा? जैसे देखिए, हम नदी के पास जाते हैं या किसी नाले के पास जाते हैं तो उसकी कुछ गहराई होती है और उसकी गहराई के हिसाब से ही हम उस नदी या नाले में उतरते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि माना कोई नहर है या नाला है, उसमें अगर हम घुस गए और वो बहुत गहरा हो गया तो उसमें हम क्या हो सकते हैं, उसमें हम डूब भी सकते हैं। तो अब आपके विचार से समुद्र कितना गहरा होगा? क्योंकि समुद्र क्या है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, तो समुद्र की क्या होगी, गहराई भी क्या होगी, जो नदी है या जो नाला है उससे बहुत ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हम समुद्र में जाने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि उसमें हम डूब सकते हैं। अब क्या आपको समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? अब देखिए, जैसे आप नदी के पास गए होंगे, आपने कभी नदी देखी होती है, नदी में क्या होती है, लहरें जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन समुद्र में जो लहरें होती हैं वो क्या होती हैं, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में बहुत ही ऊंची ऊंची होती हैं। और इस वजह से जो लोग हैं या जो खासतौर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उन ऊंची ऊंची लहरों से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब देखिए, अब आप कल्पना कीजिए, यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र आपकी पुस्तक से ही हमने लिया है, जो कि आपकी गणित वाटिका की जो पुस्तक है कक्षा 5 की। अब उसमें भी आपने ये चित्र देखा होगा। तो ये चित्र है, इसमें देखिए 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और वो एक समंदर के पास है। ये देखिए, ये है समुद्र। जिसने देखा होगा रियल में तो उसके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि उसने तो देखा है, लेकिन जिसने नहीं देखा है या जिसने टीवी में देखा है तो उसने इस प्रकार का कोई समुद्र देखा होगा। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आप थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा और सोचिएगा कि समुद्र में जो लहरें हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची उठ रही हैं। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए और आपके विचार से लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? अब आपने ये बताना है कि आपके विचार से जो लहरें हैं, जो ये समंदर की जो लहरें हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं, ये कितने ऊपर तक उठ सकती हैं? अब देखिए, अब जब भी हम सोचेंगे कि ये कितनी ऊपर उठ सकती हैं तो उसके लिए हमको एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो कितने मीटर उठ रही हैं, क्योंकि हमको कोई यूनिट चाहिए। क्या सेंटीमीटर में उठ रही हैं या किलोमीटर में उठ रही हैं? तब आप सोचिए कि वो मीटर में उठ रही होंगी, सेंटीमीटर में उठ रही होंगी या किलोमीटर में उठ रही होंगी। तो देखिए, किलोमीटर तो क्या है, एक बड़ी यूनिट है, तो किलोमीटर में तो पॉसिबिलिटी नहीं है किसी समंदर में कि उसकी लहरें उठ रही हों, तो या तो वो मीटर में उठ रही होंगी या सेंटीमीटर में उठ रही होंगी। सेंटीमीटर भी कंपैरेटिवली क्या है, एक छोटी यूनिट है, इसलिए जो भी लहरें होंगे वो लगभग मीटर में ही उठ रही होंगी। आप सोचिएगा, आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। मैंने सोचा है तो मुझे लगता है कि जो लहरें जो उठ रही हैं, जो मैंने सोचा है, वो लगभग 3 मीटर ऊंची उठ रही हैं। ठीक है, तो मेरे विचार से जो लहरें उठ रही हैं, जो मैंने सोचा है, वो लगभग 3 मीटर ऊंची उठ रही हैं। अब 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये भी हमको यहां पे जान लेना चाहिए। तो 3 मीटर में होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए 3 मीटर में होते हैं 300 सेंटीमीटर। तो मतलब 300 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो मैंने सोचा है। अब आप अपने हिसाब से लिखेगा। माना आपने 2 मीटर सोचा होगा तो वो 200 सेंटीमीटर ऊंची उठ रही होंगी, आपने 1 मीटर सोचा होगा तो वो 100 सेंटीमीटर ऊपर उठ रही होंगी। अब देखिए, आप कल्पना करिए, आप सोचिए कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जो मछली पकड़ने के लिए जो लोग जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मछुआरे। अब मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव, अब देखिए लहरें क्योंकि ऊपर नीचे हो रही हैं इसलिए उनकी नाव भी क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। अब ऊपर नीचे उनकी नाव हो रही है। मछुआरे क्या होते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी मछली पकड़ें और रात होने से पहले क्या हो जाए, फिर से घर वापस लौट जाएं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। जो मछुआरे होते हैं, क्योंकि कुछ गरीब मछुआरे हैं तो जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज्यादा सामान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, साधारण सी दिखने वाली लकड़ी से बने फट्टों की नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर समंदर में जो लहरें हैं, लहरें बहुत ही तेजी से उठ रही हैं, तो जो उनकी नाव होगी वो नाव भी क्या होगी, बहुत ऊपर नीचे होगी और उसके डूबने के भी क्या होते हैं, चांसेज होते हैं, डूब सकती है उनकी नाव। तो मछुआरों को उस समय क्या होता है, ऐसी लहरों से बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। लकड़ी से बने फट्टों की नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। अब देखिए, समुद्र तो क्या है, बहुत ही बड़ा है, मतलब हमको इतना अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते कि वो कितना बड़ा होगा और कितने किलोमीटर लंबा हमारा समंदर है। तो लकड़ी के फट्टों से जो बनी नाव है वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे
तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक ही चली जाती है। मतलब 1 घंटे में वो सिर्फ कितना जा पाती है, 4 किलोमीटर ही जा पाती है। जबकि हम एक नॉर्मल अगर साइकिल की बात भी करें तो साइकिल भी 1 घंटे में लगभग 10 किलोमीटर तक चली जाती है। लेकिन जो नाव है वो लकड़ी से बनी हुई है, वो सिर्फ किसके सहारे चलती है, चप्पुओं के सहारे और हवा के सहारे। मेन उसमें हवा है, हवा की स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी ही तेज वो नाव चलेगी। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो हवा है, अगर हवा भी अगर साथ दे रही है तो वो 1 घंटे में सिर्फ कितना जा पाती है, वो नाव हमारी सिर्फ 4 किलोमीटर ही जा पाती है। 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। अब वो बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर माना जाना है इन्हें, तो वो उन्हें कितना समय लगेगा। अब देखिए वो 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 घंटे में जा रही है हमारी नाव कितनी, 4 किलोमीटर। फिर दूसरे घंटे में कितनी जाएगी वो, 1 घंटे में 4 किलोमीटर गई तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर, डबल हो जाएगा। अब उसे जाना है कितना, 10 किलोमीटर, मतलब इसका आधा। 1 घंटे में जा रहा है वो 4 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर और कितने में जाएगा, आधा घंटे में। इसका मतलब वो 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट में वो कितना चला जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना चलेगा, 2 घंटे और 30 मिनट में जाएगा कितना, 10 किलोमीटर। 1 घंटे में गया वो 4, दूसरे घंटे में वो गया 8 और आधे घंटे में वो और गया 2 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर। इसका मतलब 10 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लग रहा है, उसे लग रहा है 2 घंटे और 30 मिनट। इसे हम क्या बोलते हैं, और कभी कभी हम इसे 2.5 घंटे भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम 2:30 बजे बोलते हैं, 2:30 को हम क्या बोलते हैं, 2:30 बजे, तो वैसे ही हम इसको बोल सकते हैं वो 2.5 घंटे में कितना चला जाता है, 10 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए कि आप तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप अपने हिसाब से देखिए कि आप बहुत तेजी से अगर चलें, भागना नहीं है लेकिन तेजी से चलना है, तो 1 घंटे में हम कितनी दूर चल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं चल सकता हूं 5 किलोमीटर। आप अपने से सोचिए और यहां पर लिखिएगा कि आप कितना चल सकते हैं। ठीक है, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। अब देखिए मछुआरे क्या है, हवा को महसूस करते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। अब देखो सूरज को देखकर क्यों अपना रास्ता खोज रहे हैं, हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे, यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। अब देखिए समंदर में हमको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, पानी पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है कि चारों तरफ सिर्फ हमको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस वजह से सूरज को देखकर उनको अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है और वो देखना पड़ता है कि अभी कितना दिन बचा हुआ है, क्योंकि उनको वापस भी घर जाना होता है। सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। अब आप सूरज की तरफ देखिए और पता लगाइए कि वह किस दिशा में उगता है। देखिए सबको ही पता है कि किस दिशा में उगता है, ईस्ट में उगता है, पूर्व में उगता है, पूर्व दिशा में। आप जहां कहीं भी हो, आपके पूर्व में कौन कौन सी मजेदार वस्तुएं हैं। आप देखिए, आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर आप अपने पूर्व दिशा में देखिए और वहां पर कुछ चीजें होंगी, उन चीजों के यहाँ पर 2 चीजों के किसी नाम लिख दीजिए। हो सकता है वो आपके कमरे में हो सकता है बाहर भी हो, जो आपको दिमाग में आ रही हो, आप उन चीजों के भी नाम लिख सकते हैं। वैसे ही अपनी पश्चिम की ओर दिखने वाली चीजों के नाम लिखिए। ऐसी कोई 2 चीजों के नाम आप यहाँ पर नोट कर लीजिए जो आपकी पश्चिम की तरफ दिखाई दे रही हैं। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें अधिक मछलियां मिल सकें। अब देखिए, क्योंकि मछुआरे समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर कि क्या है, मछलियां उनको ज्यादा मिले। वहां वे अपने जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। वो कई कई देर तक वेट करते हैं, क्योंकि जब मछलियां आएंगी तभी वो अपने जाल को वापस खींचेंगे। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती है। अब देखो, कुछ नावें होती हैं जो कि लकड़ी वाली नावें, उनको तो चप्पू से चलाना पड़ता है, लेकिन कुछ नावें ऐसी होती हैं जिनमें मोटर लगी हुई है। उनमें मोटर को आप स्टार्ट करते हैं और नाव अपने आप ऑटोमेटिकली चलती है समंदर के अंदर। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। अब देखिए, जो लकड़ी की जो नावें हैं उनकी स्पीड है कम, उनकी सिर्फ क्या थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि जो मोटर लगी नावें हैं उनकी जो स्पीड है वो क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर समंदर के अंदर चली जाती हैं।
अर्थात जो मोटर बोट की जो स्पीड है वो क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि जो लकड़ी की जो बोट है उसकी स्पीड क्या थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वो सिर्फ 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल पाती थी, जबकि जो ये मोटर लगी नाव है ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। अब आपको देखना है मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। 3.5 का मतलब है कि कितना, 3 घंटे और आधा घंटा, और इसमें कितनी चल पाएगी। अब देखिए 1 घंटे में कितनी जा रही है वो 20, इसका मतलब 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 20 से, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तो चली जाएगी वो 3 घंटे में, और आधा घंटे में कितनी जाएगी वो, और हाफ इंटू 20 तो कितना जी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वो और चली जाएगी, तो मतलब टोटल कितनी चली जाएगी वो 70 किलोमीटर। मतलब 3.5 घंटे में जो मोटर बोट है अगर वो 3.5 घंटे तक चल रही है लगातार तो वो 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ऐसे ही 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब देखिए 20 किलोमीटर जाने में उन्हें 1 घंटा लग रहा है, तो 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब देखिए 20 किलोमीटर जाने में उन्हें लग रहा है कितना, 1 घंटा। दूसरे घंटे में कितने चलेंगे वो, फिर से 20 चलेंगे। फिर तीसरे घंटे में भी वो चलेंगे 20। फिर चौथे घंटे में भी वो चलेंगे 20। कितना हो गया, 80 किलोमीटर की दूरी तो उन्होंने तय कर ली। कितने घंटे में, 4 घंटे में। 4 घंटे में हम कितनी दूरी तय कर पाए, 80 किलोमीटर। अभी उन्हें 5 किलोमीटर और चलना है। 5 किलोमीटर चलने के लिए उन्हें कितना और टाइम तय करना पड़ेगा। 1 घंटे में अगर वो 20 चल रहे हैं तो 5 किलोमीटर चलने में उन्हें कितना और लगेगा, 15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 20 किलोमीटर का जो चौथाई हिस्सा है वो है 5 किलोमीटर, और 60 मिनट का जो चौथाई हिस्सा है वो क्या है, 15 मिनट। इसका मतलब उन्हें इस कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, इस 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें कितना समय लगेगा, 4 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, इसको 4.25 घंटे भी बोलते हैं। 4.25 घंटे में वो कहां पहुंच जाएंगे, 85 किलोमीटर की दूरी वो मोटर बोट तय कर लेगी। लेकिन अब मछुआरे क्या हैं, बहुत ही ज्यादा क्या हैं, चिंतित हैं, क्योंकि इस मछली व्यापार में बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। अब जो मछुआरे हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो उनका जो बिजनेस है, उनका जो व्यापार है, उसमें कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां एक बार में ही पकड़ लेते हैं, और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज्यादा दिनों तक समंदर में रहती हैं। अब देखिए जो बड़ी बड़ी जो मशीन लगी हुई नावें हैं वो क्या है, बहुत बहुत दिनों तक समुद्र में ही रहती हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने का सारा क्या होता है, सामान होता है, तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक समुद्र में ही रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें, नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। अब देखिए उनके पास जो नेट्स हैं, जो जाल हैं, उन जालों में क्या होती हैं, बड़ी मछलियों के साथ छोटी मछलियां भी सारी क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। अब देखो जो छोटे जो मछुआरे हैं, जो लकड़ी की बोटों में जाते हैं या मोटर लगी बोटों में जाते हैं, तो वो छोटी छोटी जो मछलियां हैं उनको पानी के अंदर फिर से वापस जाने देते हैं। वो सिर्फ बड़ी ही मछलियों को पकड़ते हैं। लेकिन जो ये मशीन लगी हुई नावें हैं, ये क्या है, ये सब मछलियों को पकड़ लेते हैं। ये छोटी भी पकड़ लेते हैं और बड़ी भी पकड़ लेते हैं। वे जाल को इस तरह से तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। अब जो छोटे मछुआरे हैं तो वो तो सिर्फ उनके जो जाल है, वो जाल उन्होंने इस हिसाब से बना रखे हैं कि जिसमें छोटी मछलियां क्या हो जाए, आराम से पानी के अंदर वापस निकल जाएं, सिर्फ बड़ी ही मछलियां पकड़ी जाएं। लेकिन जो मशीन लगी हुई नावें हैं वो ऐसा नहीं करते। सैकड़ों साल से मछुआरे समंदर और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। तो जो मछुआरे हैं, मछुआरे मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो मछलियों को पकड़ रहे हैं और उनको बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मछलियों की देखभाल भी करते हैं। वे समुद्र में बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समंदर में निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समंदर में नहीं बचेगी। तो अब जो छोटे मछुआरे हैं वो बहुत चिंतित हैं कि जो बड़े बड़े जो मशीन लगी हुई नावें हैं वो क्या कर रही हैं, सारी मछलियों को पकड़ ले रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। और जो छोटे मछुआरे हैं, छोटे मछुआरे इस वजह से क्या है, बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, चिंतित है, क्योंकि उनके बिजनेस को भी उससे नुकसान होने के
पूरी पूरी क्या है, संभावनाएं हैं। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ प्रकार की नावें हैं। एक तो देखिए हमारे पास एक जो नाव है वो है लट्ठे वाली नाव, एक है लंबी पूंछ वाली। लट्ठे वाली नाव को ही हम लकड़ी की नाव बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉग बोट। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, जो कि कितने एक बार में 20 किलो मछली लेके आती है और कितनी दूर तक जा पाती है, 4 किलोमीटर ही चल पाती है 1 घंटे में। नाव की चाल 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। दूसरी लंबी पूंछ वाली नाव है, ये एक बार में 600 किलो मछलियां पकड़ के ले आती है और 12 किलोमीटर तक जा पाती है। वैसे ही मोटर बोट है, मोटर बोट एक बार में 800 किलो मछली ले आती है और 20 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर तक जाती है। वैसे ही मशीनी नावें हैं, ये एक बार में 6000 किलो तक मछलियां ले आती है और 22 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 घंटे में। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ऊपर की, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, या आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में भी ये इंफॉर्मेशन नोट है, लिखी हुई है। पता लगाइए कि इस तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएगी। अब देखिए, एक चक्कर में वो कितनी मछली ला पा रही है। लट्ठे वाली नाव ला पा रही है 20, लंबी पूंछ की नाव ला पा रही है 600 किलो, मोटर बोट ला पा रही है 800 और मशीनी नाव ला पा रही है 6000 किलो मछली। अब हमने ये पता लगाना है कि एक चक्कर में तो वो इतना ला रही है, तो 7 चक्कर में वो कितना ला पाएगी। लट्ठे वाली नाव 7 चक्कर में कितना ला पाएगी। देखिए, एक चक्कर में तो वो लाई 20 किलो, तो वो कितना ले पाएगी, 20 इंटू 7, उसको 7 से गुणा कर देंगे। दूसरा, लंबी पूंछ वाली नाव है, वो एक बार में 600 किलो ले पा रही है, तो 7 बार में कितना ला पाएगी, 600 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही मोटर बोट है, मोटर बोट एक बार में 800 किलो ले पाती है, तो 7 बार में वो 7 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जो मशीनी नाव है वो एक बार में 6000 किलो ला पाती है, तो 7 बार में वो आप उसको 7 से गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो जो आंसर है वो आंसर आप यहां पर नोट करेंगे। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब देखिए, यहां पर मोटर बोट है, मोटर बोट 1 घंटे में कितना जा पा रही है। मोटर बोट देखिए 1 घंटे में कितना जा पा रही है, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा पा रही है, तो 6 घंटे में कितना जाएगी वो, 20 को आप 6 से गुणा कर देंगे, कितना जा पाएगी वो, 120 किलोमीटर। दूसरा, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर तक जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। अब देखिए, 1 घंटे में कितनी जाती है लंबी पूंछ वाली नाव, 12 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। आप क्या करेंगे, 60 को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा आंसर हमारा, 5। समय निकालना है तो समय की जो यूनिट है वो क्या है, घंटे, तो 5 घंटे में वो जा पाएगी 60 किलोमीटर। तो ये जो कक्षा हमने आज पढ़ी है उसमें गृह कार्य है, इस गृह कार्य को आप करेंगे। उसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। जैसे कि हमने बात की ना, छोटे मछुआरे हैं जो, उनके बिजनेस पे क्या है, खतरा है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो मशीन लगी हुई नावें हैं वो सारी मछलियों को पकड़ ले रहे हैं और ज्यादा मछलियों को पकड़ रहे हैं, तो ये एक खतरा है। वैसे ही कुछ और खतरे हैं नदियों और समुद्र में मछलियों पर, तो उन पे जो खतरे हैं उन खतरों की आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, हिंदी में लिख के लानी है आपको, 1 पेज की रिपोर्ट, तो आप अपनी नोटबुक में उसको लिखिएगा। दूसरा, लंबी पूंछ की नाव 5 घंटे में कितनी मछली पकड़कर ला सकती है। तो जो अभी हमने एक टेबल देखा था, उस टेबल में लिखा हुआ है कि वो 1 घंटे में कितनी ला सकती है, तो आपको 5 घंटे में उसको 5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। किस प्रकार की नाव एक बार में सबसे अधिक मछली पकड़ने की क्षमता रखती है, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि कौन सी जो बोट है वो सबसे अधिक मछली पकड़ने की क्षमता रखती है, तो वो आपको नोट करना है। यदि एक नाव 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 3.5 घंटे में वह नाव कितनी दूरी तय कर लेगी। अब हो सकता है कि ये नाव हमने न पढ़ी हो, लेकिन हो सकता है कि ये कोई अलग प्रकार की नाव हो जो कि 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही है, तो आपको 3.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगी ये आपको निकालना है, आपको गुणा करना है। एक और क्वेश्चन है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, मतलब 1 घंटे में कितनी चलती है वो, 40 किलोमीटर, तो बताइए कि 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन है, मिलान कीजिएगा। एक हमने यहाँ पे मिलान कर दिया कि जो लट्ठे की जो नाव है वो एक बार में 20 किलो मछलियां लाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। वैसे ही आपको लंबी पूंछ की नाव को मिलान करना है, मोटर बोट का मिलान करना है और मशीनी नाव का मिलान करना है कि वो एक चक्कर में कितनी मछली पकड़ कर लाते हैं और जो उनकी जो स्पीड है 1 घंटे में वो कितनी है। तो आज के जो पार्ट था, इस पार्ट में हमने चर्चा की
एक तो हमने आकृतियों की पुनरावृत्ति की, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, उन आकृतियों की हमने पुनरावृत्ति की, जिसमें हमने त्रिभुज के बारे में बात की, वर्ग के बारे में बात की, आयत के बारे में बात की, षटभुज के बारे में बात की, पंचभुज के बारे में बात की। दूसरा, आकृतियों की सहायता से डिजाइन बनाना। दूसरा, हमने डिजाइन बनाना सीखा। कुछ हमने आकृतियां ली और उनकी सहायता से हमने मछली को डिजाइन बनाने की कोशिश की। तीसरा, गुणा एवं भाग की अवधारणा का नियमित जीवन में प्रयोग। मतलब जो हमारी जो बोटें थी, वो बोटें कितना मछलियां ला पा रही हैं और वो 1 घंटे में कितना चल पा रही हैं, उसका हमने क्या देखा, गुणा एवं भाग की अवधारणाओं से हमने उन प्रश्नों को हल करना भी सीखा कि वो 5 घंटे में कितना ला पाती हैं, 10 घंटे में कितना ला पाती हैं, या 50 किलोमीटर कितना चल पाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस पार्ट में सीखी। डियर लर्नर्स, आशा करता हूं कि आज की गई चर्चा को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।